नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसा कि हमारा टीएनसी के द्वारा आपके 100 जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो चल रहे थे, और आज हमारा जो 100 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन में हमने जो क्लासेज हैं दोस्तों वो हमारी कंप्लीट हो गई थी, और उन 2 क्लासेज में हमने एक क्लास जो है उस क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था, जो वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन के क्या क्या टाइप होते हैं, उन सब के बारे में हमने बात की थी। इसके बाद दोस्तों जो दूसरी जो क्लास है उसके अंदर मैंने आपको जितनी भी जो वैक्सीन्स हैं उसके जितना भी जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके बारे में बात की थी। इसके अलावा जो वैक्सीन के क्या डोज होती है, क्या रूट होता है, कौन सी आर्म के ऊपर लगाते हैं, तो इन सब के बारे में हमने दूसरी क्लास जो है उसमें हमने बात कर ली थी। तो आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों, इस क्लास के अंदर मैं आपको जो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो वैक्सीन है उनके बारे में कुछ डिटेल्स में बताऊंगा, जिनसे एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो उस बारे में हम आज क्या करेंगे दोस्तों, डिस्कस करेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। हमारे सामने एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट बच्चों को अगर पता नहीं हो तो थोड़ा टफ हो जाता है ये। और इस क्वेश्चन के द्वारा ही मैं आपको जो बीसीजी है उस वैक्सीन के बारे में अच्छे से बताऊंगा। और इससे एक क्वेश्चन इसके सामने और है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। 2 क्वेश्चन है हमारे सामने, एक क्वेश्चन है, अभी मैं आपको दोनों ही क्वेश्चन दिखा देता हूं दोस्तों। तो हमारे सामने 2 क्वेश्चन है। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन विच बैक्टीरिया इज यूज्ड, कि बीसीजी के जो वैक्सीन है उसकी प्रिपरेशन के लिए, उसके फॉर्मेशन के लिए कौन से बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके द्वारा मैं आपको बीसीजी वैक्सीन अच्छे से समझाऊंगा। और एक जो क्वेश्चन हमारे सामने वो है विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाय नॉर्मल सलाइन, कि कौन सी ऐसी वैक्सीन है जिसके अंदर हम नॉर्मल सलाइन को मिक्स करके उसको बनाया जाता है, मतलब कि घोला जाता है। बनाना अलग होता है, घोलना अलग होता है। ठीक है, पूरी बन गई, बनने के बाद हम यूज करने वाले होते हैं, उस समय हम इसमें क्या मिक्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसको किस घोला जाता है। तो ये हमारे सामने दो क्वेश्चन है जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई दे रखा है, लेप्री दे रखा है, बोविस दे रखा है, और एक दे रखा है एल्बियम। कई सारे माइकोबैक्टीरियम की स्पीसीज होती हैं दोस्तों, इनमें से कौन सी स्पीसीज का यूज करके बीसीजी बनाया जाता है। ठीक है, तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। बच्चे ज्यादातर इसके अंदर जो सोच जाते हैं दोस्तों, वो सोचते हैं कि ये ट्यूबरकुलोसिस से हमें बचाता है, तो पक्का उसको क्या होता होगा कि इसका जो आंसर होगा दैट विल बी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। लेकिन ऐसा नहीं है। कैसे बात करते हैं, कई सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों। बीसीजी वैक्सीन है, सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे है देखो, बात करते हैं बीसीजी वैक्सीन। सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर 1, किसकी डिस्कवरी कब हुई थी, तो 1921। इसके बाद दूसरा इसका क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो ये लगभग अब बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, हर बच्चे को इसके बारे में पता होता है। तो बैसिलस कालमेटी-ग्यूरिन। ठीक है, बैसिलस का मतलब ये बैसिलाई होता है दोस्तों, और कालमेटी-ग्यूरिन का मतलब क्या होता है कि बैसिलाई से बनाया जाता है ये। और कालमेटी-ग्यूरिन जो है, दोनों जो वर्ड है दोस्तों, ये इसके जिन्होंने इसकी जो सबसे पहले जो बीसीजी जो वैक्सीन बनाई थी उनका नाम था एल्बर्ट कालमेटी और कैमिल ग्यूरिन। तो पूरा नाम करने की, याद करने की तो आपको कोई जरूरत है नहीं, बट आप इतना याद रखो कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बैसिलस कालमेटी-ग्यूरिन। और ये दोनों जो है दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले इसको डेवलप किया था, डेवलप द बीसीजी वैक्सीन। तो आपको ये भी पता रहे, सिर्फ रट लेते हो आपकी कालमेटी-ग्यूरिन क्या है, कालमेटी-ग्यूरिन क्या है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या होता है। बैसिलाई, बस वैसे जो बैसिलस जो वर्ड होता है उसका रोड शेप मीनिंग होता है। ठीक है, इसका जो मीनिंग होता है दोस्तों वो कौन सा होता है कि इसकी जो शेप जो होती है ना, वो कैसी होती है, रोड शेप होती है। रोड मतलब सड़क नहीं बोल रहा मैं, ठीक है, रोड की जैसी शेप, छड़ की जैसी जो सड़क होती है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जैसे कोकाई होते हैं, तो उनकी राउंड शेप होती है, तो उस प्रकार से इनकी शेप जो होती है वो रोड शेप होती है। चलो ठीक है, ये बात कर ली हमने। इसके बाद दोस्तों इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं, या इसका डेवलपमेंट की बात करते हैं, किस चीज से बनती है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। एक जो क्वेश्चन इससे बनता है वो ये बनता है कि कौन से बैक्टीरिया के द्वारा बनती है ये, जो अभी हमने ये क्वेश्चन देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो बैक्टीरिया जो है दोस्तों, दैट इज माइकोबैक्टीरियम बोविस। माइकोबैक्टीरियम बोविस, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम बोविस से बनती है, ट्यूबरकुलाई से नहीं बनती है। ध्यान रखना, याद रखो इसको, किससे बनती है, माइकोबैक्टीरियम बोविस से बनती है। बी फॉर बीसीजी, बी फॉर बोविस, ऐसे याद रख सकते हो आप। बी फॉर बीसीजी, बी फॉर बोविस, बोविस से बनने वाली बीसीजी वैक्सीन। इसके अंदर बनाने के लिए ना कम से कम 239 कल्चर बनते हैं। 239 कल्चर से बैक्टीरिया को क्या किया जाता है दोस्तों,
उसको रिपीटेड किया जाता है। एक कल्चर में डालेंगे, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर पांचवें में, ऐसे 239 कल्चर में अंदर इसके अंदर डालकर फिर इसको बनाया जाता है। और लगभग इसके अंदर जो टाइम पीरियड जो लगता है ना, वो बहुत ज्यादा लंबा टाइम पीरियड लगता है दोस्तों। लगभग 13 साल का टाइम पीरियड लगता है एक बीसीजी वैक्सीन बनाने के लिए। एक बीसीजी वैक्सीन को बनाने के लिए 13 साल का टाइम पीरियड लगा है। और उसमें कितने सब कल्चर यूज किए जाते हैं, सब कल्चर लिख लो, 239 सब कल्चर क्या किए जाते हैं दोस्तों, इसके अंदर यूज किए जाते हैं। ठीक है, हमने जब लाइव वैक्सीन पढ़ाया था, जब मैंने आपको बताया था कि लाइव वैक्सीन को क्या किया जाता है, चिक एम्ब्रियो के अंदर डाला जाता है, टिश्यू कल्चर में डाला जाता है, और फिर बार बार इनको रिपीट किया जाता है एक कल्चर से दूसरे कल्चर में। तो उससे क्या होगा दोस्तों, जब वो ह्यूमन के अंदर जाते हैं तो वो पैथोजेनिसिटी जो है उनकी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ये रिड्यूस हो जाती है, डिजीज कोज नहीं करते हैं वो। तो ये इसका डेवलपमेंट हो गया। तो एक क्वेश्चन यहां से बन गया कि कौन से बैक्टीरिया से बनते हैं, और एक कितने सब कल्चर से बनता है, और कितने साल के टाइम पीरियड में बनता है। इसके बाद नेक्स्ट जो इससे क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वो बनता है कि इंडिया के अंदर इसकी कौन सी लैब है। क्वेश्चन बनता है कि इंडिया के अंदर ये कहां प्रिपेयर होता है, इंडिया के अंदर इसकी लेबोरेटरी के बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीसीजी जो वैक्सीन है इसकी इंडिया के अंदर कौन सी लेबोरेटरी है, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों एक लेबोरेटरी है गुइंडी, ठीक है, गुइंडी लेबोरेटरी है कहां पे, तमिलनाडु में। चेन्नई लिख लो, चलो चेन्नई तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, यहां पर ये वैक्सीन जो बीसीजी जो वैक्सीन है जो दोस्तों वो प्रिपेयर की जाती है इंडिया के अंदर। तो पूछ सकता है कि भाई इसकी लेबोरेटरी कहां पे बनी हुई है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये इसकी जो लेबोरेटरी है दोस्तों वो कौन सी जगह पे बनी हुई है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलो बात करते हैं नेक्स्ट। इसकी अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी फॉर्म की, कि किस किस रूप के अंदर ये जो बीसीजी जो वैक्सीन है वो अवेलेबल होती है, कौन कौन सी जो फॉर्म होती हैं इसकी बीसीजी वैक्सीन की वो अवेलेबल होती है। तो बीसीजी वैक्सीन की दो फॉर्म होती है दोस्तों, लिक्विड, एक जो फॉर्म होती है वो लिक्विड फॉर्म में बनती है, तो बनने के साथ ही जो बीसीजी की जो वैक्सीन होगी वो लिक्विड रहेगी दोस्तों, वो फॉर्म क्या कहलाती है, उसकी लिक्विड फॉर्म कहलाती है। और एक जो फॉर्म होती है दोस्तों उसकी वो कहलाती है आपकी फ्रीज ड्राइड फॉर्म, फ्रीज ड्राइड फॉर्म, या फिर इसे हम दोस्तों लायोफिलाइज्ड फॉर्म भी बोलते हैं, लायोफिलाइज्ड फॉर्म। अभी मैं आपको दोनों समझा देता हूं। लिक्विड तो लिक्विड हो गए दोस्तों, लेकिन ये क्या होती है, लेस स्टेबल होती है, कम स्टेबल है, खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं इसके, इसलिए आजकल इसको यूज नहीं किया जाता, आजकल हम इसको यूज नहीं किया जाता। आजकल जो हम यूज करते हैं मोस्टली आजकल जो हम मेनली यूज कर रहे हैं दोस्तों वो कौन सी करते हैं, हम फ्रीज ड्राइज्ड या लायोफिलाइज्ड के बारे में वो वैक्सीन जो है वो हम यूज करते हैं, इसकी जो ये वाली जो फॉर्म है वो यूज करते हैं। देखो अब इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, ऐसी वैक्सीन के अंदर क्या होता है कि कोई भी वैक्सीन बन गई तो उस वैक्सीन के अंदर जो वोटर है उस वोटर को क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है, ड्राई करके उसको बाहर निकाला जाता है, ठीक है, आउट किया जाता है। तो फिर वो किस फॉर्म में आ जाती है दोस्तों, पाउडर फॉर्म में आ जाती है। किस फॉर्म में आ जाती है, पाउडर फॉर्म में आ जाती है। तो ऐसी जो फॉर्म होता है ना उसे हम किस नाम से जानते हैं कि भाई फ्रीज के अंदर रख के उसको हमने ड्राई किया, वोटर को वहां से रिमूव किया, और रिमूव करने के बाद उसको पाउडर फॉर्म में लेके आए हम वैक्सीन को, तो उस फॉर्म को हम किस नाम से जानते हैं, लायोफिलाइज्ड फॉर्म के नाम से जानते हैं, या फिर इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, फ्रीज ड्राइड के नाम से। आपने कई बार सुना होगा लेकिन इसके बारे में सोचा करो कि ये बना कैसे है। कई बार जो वर्ड है आप सिर्फ रट लेते हो लेकिन उनके बारे में सोचा भी करो कि क्या होते हैं। तो फ्रीज ड्राइड जो लायोफिलाइज्ड है वो क्या हो गया दोस्तों कि एक ऐसी फॉर्म होती है जिसके अंदर क्या होता है, उसको पाउडर फॉर्म में लाया जाता है, और फ्रीजिंग के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों, फ्रीजिंग के द्वारा जो वाटर जो है उसको बाहर निकाला जाता है। तो इस फॉर्म को हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम फ्रीज ड्राइड या लायोफिलाइज्ड फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा जो भी हम पढ़ रहे हैं। अब हम एक चीज दोस्तों, एक चीज सोचो कि कोई भी मान लो बीसीजी वैक्सीन है, अब आपके पास आ गई, कौन सी फॉर्म में आई, मैंने आपको बताया कि भाई पाउडर फॉर्म में आती है, मतलब कि फ्रीज ड्राइड फॉर्म में है, ये फ्रीज ड्राइड फॉर्म में है। तो अब आप एक बात बताओ दोस्तों, इसको आप फ्रीज ड्राइड में पाउडर थोड़ी लगा दोगे, वैक्सीन जो है वो इंट्राडर्मल लिख दी जाएगी। मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से समझाया हुआ है, कल की जो क्लास थी हम उसमें हमने अच्छे से समझा कि लेफ्ट अपर आर्म पे लगाई जाती है, और लेफ्ट अपर आर्म के ऊपर हम इसको लगाते हैं, और ये फ्रीज ड्राइड जो फॉर्म है उसके अंदर हम फ्रीज ड्राइड जो फॉर्म है उसमें देंगे। अब आप एक बताओ कि इंट्राडर्मली हम इसको देंगे, अपर आर्म पे देंगे हम। अब आप एक बताओ, जब हम इसको अपर आर्म पे देंगे दोस्तों तो इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम इसको लिक्विड फॉर्म में लेके आएंगे। किस फॉर्म में लेके आएंगे, लिक्विड फॉर्म में। और लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए हम इसके अंदर कुछ मिक्स करेंगे, तभी तो ये लिक्विड बनेगा। क्यों, क्योंकि ये तो पाउडर फॉर्म में है।
अब उसको बनाने के लिए दोस्तों क्या यूज किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना कि बीसीजी वैक्सीन के अंदर क्या मिक्स किया जाता है या किसके द्वारा ये रिकॉन्स्टिट्यूट की जाती है, किसके द्वारा ये बनाई जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना कि बीसीजी जो वैक्सीन है उसके अंदर मिलाया जाता है नॉर्मल सलाइन। क्या मिलाया जाता है? नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन के द्वारा हम इसको क्या करते हैं दोस्तों? मिक्स करते हैं। नॉर्मल सलाइन मिलाएंगे और मिलाने के बाद फिर हम इसको क्या करते हैं दोस्तों? मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद फिर हम इसको लेफ्ट अपर आर्म के ऊपर हम क्या करेंगे दोस्तों? इसको हम इंजेक्ट कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट अपर आर्म के ऊपर हम इसको क्या कर देंगे? इंजेक्ट कर देंगे। कल मैंने शायद LAA लिख दिया था ना गलती से, वो LUA है। राइट अपर आर्म को लिख ले राइट RUA, तो इसको थोड़ा सा सही कर लेना, लेफ्ट अपर आर्म और राइट अपर आर्म। बोलने में मैंने सही बोला है, लेकिन वैसे लिखने में जल्दी जल्दी में LUA की जगह LA कर दिया मैंने आपको। ठीक है, तो लेफ्ट अपर आर्म और राइट जो अपर आर्म है उसमें, तो वो मैंने आपको कल बताया था। तो ये किसके अंदर यूज की जाती है? लेफ्ट अपर आर्म पे लगाई जाती है। ये डेल्टोइड जो मसल्स है उसके ऊपर इंट्राडर्मली लगाई जाएगी, ऊपर की तरफ लगाई जाती है बट इंट्राडर्मली दी जाती है। ठीक है, इसकी अगर हम डोज की बात करें तो दोस्तों कितनी डोज दी जाती है? मैंने आपको बताया हुआ है कि इंट्राडर्मली जो होती है उनकी जो डोज होती है दोस्तों वो कितनी होती है? 0.1 ml होती है। लेकिन इस वैक्सीन की मैंने आपको वहां पे भी बताया था कि अगर ये एट बर्थ दी जाती है या फिर लेस देन 1 मंथ, 1 महीने से पहले दी जाती है दोस्तों, तो हम इसकी डोज कितनी देंगे? 0.05 ml देंगे। कितनी देंगे? 0.05 ml देंगे। और आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद, आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद जो डोज दी जाएगी दोस्तों वो कितनी जाएगी? 0.1 ml दी जाएगी। 1 महीने के बाद जो डोज दी जाती है वो कितनी दी जाती है? 0.1 ml। अब यहां पर ये देखो 0.05 ml क्यों देते हैं भाई? क्योंकि बच्चे की, बेबी की जो स्किन होती है ना, पहली बात, बेबी की जो स्किन होती है वो क्या होती है? थिन होती है। और 0.1 ml जो डोज है ना दोस्तों, वो लोकल एब्सेस कोज कर सकता है, वहां पे फोड़ा बना सकता है। तो हमें उसको रोकना है, तो लोकल एब्सेस तो आप होने नहीं दोगे, तो आप क्या काम करोगे दोस्तों? इसलिए उसकी डोज कम। दूसरी बात, 0.05 ml इज सफिशिएंट डोज फॉर बेबी। भाई इतनी भी सफिशिएंट, ऐसे नहीं है कि ये कोई काम की नहीं है। तो ये जब सफिशिएंट डोज है तो पूरी डोज देने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। डोज फॉर बेबी, बेबी के लिए ये डोज क्या है दोस्तों? सफिशिएंट है। इसलिए हम लेस देन 1 मंथ जब रहेगा दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है कि कितनी डोज दी जाती है? 0.05 ml दी जाती है। और 1 महीने के बाद जो डोज दी जाती है दोस्तों वो 0.1 ml दी जाती है। कहां दी जाती है? ये सब मैंने आपको अच्छे से पहले से ही करवा रखा है कि कैसे दी जाती है, कहां दी जाती है। इन सब के बारे में मैंने आपको अच्छे से क्या कर रखा है दोस्तों? समझा रखा है, और आपको ये सब समझ में आ भी गया होगा। इसका टाइम पीरियड है वो भी सेम हो गया। ये भी क्या एट बर्थ दी जाती है। फिर भी ध्यान रखना, मैक्सिमम जो एज लिमिट है, मैक्सिमम जो एज लिमिट है ना दोस्तों, वो बीसीजी जो वैक्सीन है उसकी, बीसीजी वैक्सीन की मैक्सिमम एज लिमिट दोस्तों 1 ईयर तक रहती है। अगर आपने 1 साल तक अगर आपने बीसीजी वैक्सीन लगवा ली, आप लगा सकते हो। लेकिन अगर अब आप पूछोगे दोस्तों 1 साल ही क्यों होती है सर, ज्यादा क्यों नहीं होती है? तो ऐसा माना जाता है कि अगर 1 साल तक बीसीजी वैक्सीन नहीं लगवाई तो क्या बच्चों को वैसे ही क्लिनिकली या सब क्लिनिकली जो ट्यूबरक्लोसिस है वो क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। अब आप सोचोगे सर क्लिनिकली और सब क्लिनिक का मीनिंग क्या है, क्या कहना चाहते हो आप? तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं कि सब क्लिनिक मतलब क्या है कि हो सकता है कि उसको ट्यूबरक्लोसिस हो गया और सिम्टम नहीं आए हों, और क्लिनिकली का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर सिम्टम भी आ गए हों। इसलिए 1 साल के बाद लगाने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा, 1 साल के बाद भी लगाया जा सकता है, लेकिन उसको लगाने के बाद उससे पहले हमें मोनटेक्स जो टेस्ट है वो क्या करना पड़ता है? परफॉर्म करना पड़ता है। तो बिना मोनटेक्स टेस्ट के मैक्सिमम जो लिमिट होती है बीसीजी वैक्सीन की दोस्तों, जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग दिया जाता है, और उसके बाद वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग माना भी नहीं जाएगा। अगर आप बिना मोनटेक्स टेस्ट के उसको दे रहे हो तो 1 साल तक ही माना जाता है। तो इसकी मैक्सिमम जो एज लिमिट है दोस्तों बीसीजी वैक्सीन की वो कितनी होती है? वो 1 साल होती है। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। फिर इसके अलावा और क्वेश्चन यहां से बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 बीसीजी वैक्सीन का पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों वो ओपीवी का पूछ सकता है, ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ये इसकी 5 साल तक, ठीक है, 5 साल तक ही इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है। 5 साल से ज्यादा ये वैक्सीन नहीं दी जाती। तो 5 साल इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों? मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी। तो 5 साल से ज्यादा ये इफेक्टिव नहीं होती है, नहीं मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 विटामिन ए का पूछ सकता है वो। तो विटामिन ए का भी आपको याद रखना है
5 ईयर्स। एक क्वेश्चन और बन गया है यहाँ पे कि विटामिन ए जो है उसकी मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो कितनी होती है, कितनी एज लिमिट तक विटामिन जो ए है वो दिया जा सकता है। कल हमने पूरा अच्छी तरह से पढ़ा था कि 9 मंथ भी दिया जाता है, 18, फिर 6 महीने के गैप तक हम कब तक लगाते हैं दोस्तों, 5 साल तक हम इसको लगाते रहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 बनता है दोस्तों वो मीजल्स का बनता है कि भाई मीजल्स की जो वैक्सीन है वो कब तक दी जा सकती है, तो यहाँ पर भी दोस्तों लिख लो 5 साल तक। मैक्सिमम जो लिमिट है इसकी कितनी है, 5 साल तक दी जाती है। देखो मैक्सिमम लिमिट इंपोर्टेंट क्यों है, आपको कहीं भी मान लो आपसे कोई पूछता है कि भाई मेरा बच्चा जो है ना वो 11 महीने का हो गया, आपसे मतलब क्वेश्चन भी पूछ ले, आगे जाके ऐसे क्वेश्चंस बनने लग जाएं कि मेरा बच्चा 11 महीने का हो गया, बताओ मैं कौन कौन सी वैक्सीन लगवाऊं और मैंने आज तक कोई वैक्सीन नहीं लगवाई। अब आप क्या सोचोगे, आप तो ये सोचोगे 9 मंथ पे कौन सी लगाई जाती है, नहीं, उसमें आपको मैक्सिमम जो एज लिमिट है ना दोस्तों वो पता होनी चाहिए। तो आप उससे पता लगा लोगे भाई इसके बीसीजी जो वैक्सीन है ना वो अभी भी लग सकती है, क्यों, हम 12 मंथ तक इसको दे सकते हैं। तो आप उससे एज लिमिट से क्या कर सकते हो दोस्तों, पता लगा सकते हो कि भाई कब तक दी जा सकती है। दूसरी ओपीवी भी दे सकते हो, ओपीवी की पहली डोज दे दो, फिर उसके बाद में जैसे टाइम पीरियड 1 महीने के बाद आप इसको रिपीट करके नेक्स्ट डोज, डीपीटी की भी आप ऐसे कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको मैक्सिमम एज लिमिट से पता लग जाता है कि कब तक डोज लग सकती है। तो विटामिन ए का बता दिया, मीजल्स का बता दिया मैंने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इसी से बनाओ। यहाँ पे इससे रिलेटेड नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों वो डीपीटी का बनता है। डीपीटी जो है डिप्थीरिया पर्टुसिस जो टिटनस है ये जो है ये हम 7 साल तक दे सकते हैं, 7 ईयर्स तक। 7 ईयर्स तक हम क्या कर सकते हैं, डीपीटी की जो वैक्सीन है वो लगा सकते हैं। तो मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो कितनी हो जाएगी, 7 ईयर्स। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 जो बनता है दोस्तों दैट इज जापानीज एनसेफेलाइटिस। जापानीज एनसेफेलाइटिस बहुत बढ़िया है, 15 साल तक लगा सकते हो आप, 15 साल तक। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है दोस्तों टीटी, तो आपके चोट लग जाती है जबकि जब चले जाते हो लगवा लेते हो, इसका मतलब क्या है कि इसकी कोई भी एज लिमिट नहीं है, नो एज लिमिट, कोई भी क्या नहीं है, एज लिमिट नहीं है। तो यहां पर कई सारे क्वेश्चंस दोस्तों इससे बन गए हैं, सिर्फ आपको एक बीसीजी याद नहीं रखना, इसके साथ मैंने आपको बहुत सारी चीजें करवा दी हैं। इसके बाद में स्ट्रेन्स की बात करते हैं, हम बीसीजी वैक्सीन पे आ रहे हैं वापस, और इसके अंदर कौन सी जो स्ट्रेन है वो बनाई जाती है। हम बैक्टीरिया हमने पढ़ लिया, माइकोबैक्टीरियम बोविस, ठीक है दोस्तों, हमने ये बैक्टीरिया पढ़ लिया माइकोबैक्टीरियम बोविस। अब इस बैक्टीरिया से इसकी भी अलग अलग क्या होती है दोस्तों, स्ट्रेन होती हैं, इसकी भी क्या होती हैं, अलग अलग स्ट्रेन होती हैं। तो आपको उन स्ट्रेन के बारे में पता होना चाहिए कि भाई ये वैक्सीन बनाने के लिए कौन सी जो स्ट्रेन है वो यूज की जाती है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि माइकोबैक्टीरियम जो बोविस है उसकी जो स्ट्रेन जो यूज की जाती है, जो WHO रिकमेंड करता है दैट इज डेनिस 1331। डेनिस 1331 जो स्ट्रेन है दोस्तों वो क्या की जाती है, यूज की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीसीजी वैक्सीन के अंदर कौन सी, सीधा दे देगा वो, ये भी नहीं लिखेगा कि भाई माइकोबैक्टीरियम बोविस से क्या है, सीधा दे देगा कि कौन सी स्ट्रेन यूज की जाती है। तो आपको बताना है दोस्तों कि डेनिस 1331 जो स्ट्रेन है दोस्तों वो क्या की जाती है, यूज की जाती है। अब यहां पर मैंने कहा था एक क्वेश्चन तो बनेगा नहीं, चलो पहला क्वेश्चन स्ट्रेन से आपका ये आ गया। इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन दोस्तों वो पूछ सकता है आपका स्ट्रेन से, वो मीजल्स का पूछ सकता है कि मीजल्स के अंदर कौन सी स्ट्रेन यूज करते हैं। स्ट्रेन लिखो, स्ट्रेन यहां सही है, मैं बोल स्ट्रेन दिया मैंने, स्ट्रेन, ठीक है, कौन सी स्ट्रेन यूज करते हैं, तो एड मोनस्टोन जाग्रेब, ठीक है। अब ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, जो बच्चे की मेमोरी बिल्कुल ही कम है और जो ये सोचे कि सर मेरे से तो याद ही नहीं होने वाला, तो आप ईजेड याद रख लेना, बस इतना याद रख लो, क्योंकि इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं बनेगा कि बस सारे ऑप्शन में वो ईजेड ही लिख देगा। तो आपको याद नहीं हो तो आप मीजल्स में याद रख लेना कि मीजल्स के अंदर कौन सी यूज की जाती है दोस्तों, ईजेड जो स्ट्रेन है वो यूज की जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक मम्प्स का भी पूछ लेते हैं कि मम्प्स के अंदर कौन सी स्ट्रेन यूज की जाती है। मम्प्स के अंदर बनाने के लिए, मम्प्स की मतलब वैक्सीन बता रहा हूं मैं, ठीक है, कहीं आप सोचो कि यार मीजल्स बनाने के लिए नहीं, मीजल्स की वैक्सीन में कौन सी स्ट्रेन यूज की जाती है। एक ही, जैसे हम कोरोना पढ़ते हैं, कोरोना के अंदर अलग अलग स्ट्रेन आती रहती है ना, तो ऐसे इनके अलग अलग स्ट्रेन होती हैं। तो मम्प्स की कौन सी जो स्ट्रेन है वो हम यूज करते हैं, तो इसके अंदर हम यूज करते हैं जेरिलिन स्ट्रेन, जेरिलिन LYNN, जेरिलिन स्ट्रेन। तो ये भी आपको क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इसी से, ओरल पोलियो वैक्सीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछ लेते हैं कि भाई ओपीवी है उसको किस नाम से जाना जाता है, ओपीवी है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो साबीन, इसमें याद रख लेना आप, साबीन। और आईपीवी जो है दोस्तों, आईपीवी इसका क्या आएगा दोस्तों, साल्क, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चंस और बन गए हैं, एक बार दोबारा से देख लो जल्दी जल्दी। कौन सी स्ट्रेन यूज की जाती है बीसीजी में, डेनिस 1331 यूज की जाती है। मीजल्स के अंदर एडमोन्स्टोन जाग्रेब यूज की जाती है, और यहां पर मम्प्स के अंदर जो है वो जेरिलिन स्ट्रेन यूज की जाती है, और ओपीवी के अंदर साबिन यूज की जाती है, और आईपीवी के अंदर क्या यूज की जाती है दोस्तों, आईपीवी के अंदर यूज की जाती है आपकी जो साल्क जो स्ट्रेन है वो क्या की जाती है, यूज की जाती है। इसको इन नाम से भी जानते हैं, आईपीवी को और किस नाम से जानते हैं, इनएक्टिवेटेड जो पोलियो वैक्सीन है उसको और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, हम
साल्क वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, जो साल्क जो वैक्सीन है उसके नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो ये भी आपको क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा बीसीजी से क्या क्वेश्चन बन सकता है, हाँ एफिशिएंसी की बात करते हैं, ये कितनी इफेक्टिव है ये, ठीक है, इफेक्टिवनेस, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाएंगे हम, कई सारे क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा आपको, ऐसे नहीं है कि आप एक ही क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन कर रहे हो, और भी क्वेश्चंस हैं, अभी हम लेके आएंगे उन क्वेश्चंस को जो अभी इससे रिलेटेड जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो एफिशिएंसी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपको जानकर अचंभा होगा कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए ये कितनी इफेक्टिव होती है, तो 0%। सिंपल जो ट्यूबरक्लोसिस है ना दोस्तों, उसके प्रति 0% इफेक्टिव होती है, कोई बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है ये सिंपल ट्यूबरक्लोसिस के लिए। लेकिन अगर सीवियर फॉर्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस है, सीवियर फॉर्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, कई सारे ट्यूबरक्लोसिस होते हैं, जैसे मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस सीवियर फॉर्म होती है, मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस। मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस के अंदर क्या होता है दोस्तों कि जो ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया पहले ब्लड में चला जाता है, फिर छोटे छोटे जो टिनी लिम्फ नोड्स हैं उनमें चला जाता है, टिनी लिम्फ नोड्स, और फिर बॉडी के मल्टीपल सिस्टम को अफेक्ट कर देता है। बॉडी के मल्टीपल जो सिस्टम्स हैं वो क्या हो जाते हैं, इसमें अफेक्ट कर देता है। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानते हैं। जैसे मेनिंजियल ट्यूबरक्लोसिस, ये भी सीवियर फॉर्म होती है, ठीक है, मेनिंजियल ट्यूबरक्लोसिस। तो मेनिंजाइटिस हो जाता है किसके कारण, बैक्टीरिया के कारण, ठीक है, तो या ट्यूबरक्लोसिस के कारण, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, मेनिंजियल ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानते हैं। तो इसके प्रति ये इफेक्टिव होती है लगभग 60 to 80%, कितनी होती है, 60 से 80%। और अगर आप एवरेज निकालो, इसका मीडियन या एवरेज निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा, लगभग 50% इफेक्टिव होती है। लगभग कितनी होती है दोस्तों, 50% इफेक्टिव होती है ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं, इसी के अंदर तीसरा जो आता है वो आता है लेप्रोसी। लेप्रोसी के लिए भी इफेक्टिव होती है बीसीजी की वैक्सीन 20 से लेकर 40% तक। 20 से 40% क्या होती है दोस्तों, ये इसके लिए क्या होती है, इफेक्टिव होती है, 20 से 40% इफेक्टिव मानी जाती है। ठीक है, मतलब चांसेस कम कर देती है, ऐसे समझ लो आप। ट्यूबरक्लोसिस के 0% चांसेस कम करती है, लेकिन 60 से 80% चांसेस कम कर देती है। अगर जिसने लगवाया है ना, उसको 50% कम चांसेस हैं कि उसको क्या होगा, ट्यूबरक्लोसिस जो है सीवियर फॉर्म होगा। ऐसे ही लेप्रोसी ने लगवाया है, उसके 20 से 40% कम चांसेस हैं कि उसको क्या होगा दोस्तों, लेप्रोसी होगा। चलो अदर्स आ जाओ, यहीं से क्वेश्चन उठा लेते हैं। और तो यहां पर लिख लो एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन्स आफ्टर सिंगल डोज। एक डोज दो और फिर देखो दोस्तों कि भाई वैक्सीन जो है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। आपको सिंगल डोज देना है, बस सिंगल डोज से आप पता करो कि ये काम करती है या नहीं करती, कितनी इफेक्टिव है। तो इसके लिए एक टेक्निक बना लो, RMOTB, ठीक है, RMOTB याद कर लो आप इसमें। तो रूबेला की जो वैक्सीन है वो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी मानी जाती है, सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव है वो मानी जाती है। फिर मीजल्स की मानी जाती है, फिर OPV की मानी जाती है, फिर TT की मानी जाती है, और फिर BCG की मानी जाती है। तो ये ट्रिक बना लो इसकी कि आपको रमो टीबी को रमाओ, आपके दिमाग में रमा लो इसको। तो रमो टीबी, ठीक है, रमो टीबी याद रखना है। टीबी है तो लास्ट में वैसे बी से BCG आ गया। तो रूबेला की सिंगल डोज की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों। मीजल्स की जो वैक्सीन होती है ना, ये वैक्सीन आगे भी पढ़ेंगे हम, इसके अगर एक डोज लगती है ना तो ये लगभग 90% इफेक्टिव होती है। लेकिन दो डोज के अंदर कितनी इफेक्टिव होती है दोस्तों, 99% इफेक्टिव होती है। दो डोज में कितनी इफेक्टिव होती है, 99% इफेक्टिव होती है। लेकिन हम यहां पर मैंने आपको पहले ही लिखाया एक लाइन, ध्यान रखना, आफ्टर सिंगल डोज, एक डोज के बाद में, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। रूबेला की जो है वो लगभग 95% होती है, मीजल्स की जो है दोस्तों लगभग 90% होती है, ठीक है। यहां पर जो OPV है वो मैंने आपको अभी बताया नहीं है, लगभग 80% के करीब क्या होती है, इफेक्टिव होती है। ये 70% के करीब होती है, और ये लगभग 60 to 80% के करीब होती है, ठीक है। तो एवरेज जो हमने निकाला था वो लगभग कितना आ रहा था, 50% ही आ रहा था ना, इसलिए ये इस रेंज में आ जाएगी। तो ये सीक्वेंस के साथ याद रखना है आपको कि हो सकता है, देखो मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सी होती है, और उसमें आप कोई भी आंसर ले लेते हैं, लेकिन आपको सारे पता रहेंगे ना, तो आप इसको अच्छे से क्या कर पाओगे दोस्तों, समझ पाओगे। तो आपको याद रहेगा भाई रूबेला है, मीजल्स है, फिर OPV, फिर TT, फिर BCG। ये जो 5 हैं इनसे ज्यादातर क्या पूछे जाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसे जो क्वेश्चन आने के जो चांसेस हैं वो क्या होते हैं, थोड़े कम होते हैं। अब क्या बच गया, अब एक क्वेश्चन वो लिख लो लास्ट, प्रोटेक्शन, कि कितने साल के लिए प्रोटेक्शन देती है ये। तो लगभग दोस्तों ये लगभग 20 साल के लिए प्रोटेक्शन देती है, ध्यान रख लेना बस। कितने साल के लिए प्रोटेक्शन देती है दोस्तों, ये लगभग प्रोटेक्शन लगभग 20 साल के लिए,
ठीक है। लगभग 20 साल तक ये जो वैक्सीन है दोस्तों ये क्या देती है, आपको प्रोटेक्शन देती है। ये भी आपको क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ पे एक चीज और लिख लो, लास्ट है कॉम्प्लिकेशन लिख लो। कॉम्प्लिकेशन में एक तो दो चीजें और, एक चीज और करा दूंगा। एक तो दोस्तों सीवियर अल्सीरेशन, बीसीजी लगाने के बाद क्या हो जाता है दोस्तों, सीवियर अल्सीरेशन होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि जहां पे लगाते हैं वहां पर क्या बनने लग जाता है, अभी इसके बारे में बात करेंगे। अल्सर बनने के चांसेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। तो सीवियर अल्सीरेशन और एक लिम्फ एडिनोपैथी, ये भी होने के चांसेस होते हैं। एडिनो थोड़ी बहुत अगर इचिंग उचिंग है, ठीक है, पेन है, वो सब नॉर्मल होता है, लेकिन लिम्फ सीवियर अल्सरेशन नहीं होना चाहिए और लिम्फ जो एडिनोपैथी है दोस्तों वो नहीं होना चाहिए। ये क्या कोज करते हैं दोस्तों, प्रॉब्लम कोज करते हैं। तो बस आपको ये याद रखना है। इसके बाद आप बीसीजी वैक्सीन देने के बाद होता क्या है, रिएक्शन आफ्टर बीसीजी वैक्सीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सर सारे इंपॉर्टेंट बता रहे हो आप, तो हर कोई ही कह देते हो कि सर ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। देखो ये इंपॉर्टेंट ही है इसलिए कह रहा हूं, 2 से 3 वीक पे याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद 6 से 12 वीक पे याद रखना है और 8 से 14 वीक पे, बस इतना याद रख लो। जैसे ही आप बीसीजी की वैक्सीन लगाओगे ना दोस्तों, तो 2 से 3 वीक के ऊपर पैप्यूल बन जाएगा। क्या बन जाता है, पैप्यूल बन जाता है। वहां पे जहां पे भी बीसीजी की वैक्सीन लगाई जाएगी, लैपटॉप आर्म के ऊपर लगाई जाएगी, वहां पर क्या बन जाएगा दोस्तों, पैप्यूल बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों 6 से 12 वीक, 6 से 12 वीक के ऊपर क्या हो जाता है, यहाँ पे परमानेंट स्कार बन जाता है, ठीक है। आप सब देखो अपने हाथ पे भी आपके भी स्कार दिखेगा आपको, तो वो परमानेंट स्कार कितने वीक पे बनता है दोस्तों, 6 से 12 वीक पे बनता है। इसके बाद है 8 से 14 वीक के ऊपर। 8 से 14 वीक के बाद में जो रेंज का मतलब क्या है दोस्तों, कि कुछ में 6 वीक पे, कुछ में 7, कुछ में 8, कुछ में 9 और मैक्सिमम 12, यहाँ पे कुछ में 8 में, कुछ में 9, कुछ में 14 वीक तक, ठीक है। तो ये एक रेंज में होता है। इसके बाद में आप अगर मोनटेस्ट टेस्ट करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा दोस्तों, पॉजिटिव मिलेगा। इतने वीक के बाद मोनटेस्ट टेस्ट क्या मिलता है दोस्तों, पॉजिटिव मिलता है 8 से 14 वीक के बाद में। तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो 6 से 12 वीक में परमानेंट स्कार बन जाता है। अब क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि भाई परमानेंट, अगर मान लो परमानेंट जो स्कार है वो नहीं बना, परमानेंट स्कार नहीं बना, नॉट फॉर्म्ड, तो क्या बीसीजी वैक्सीन दोबारा लगाएं, नहीं, नो नीड टू गिव एन अगेन, नो नीड टू गिव अगेन, दोबारा देने की कोई जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन आता है कि भाई बीसीजी की जो वैक्सीन है वो लेफ्ट अपर आर्म पे क्यों लगाई जाती है और कहीं क्यों नहीं लगाते, तो इसका कोई रीजन नहीं है दोस्तों। ये हमारी इजी के लिए रहता है कि हम सब लोगों की एक ही जगह लगाई जाएगी तो यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी, जिससे हम क्या करेंगे कि उसको पता लगाएंगे भाई इसके लगी है नहीं लगी, क्योंकि स्कार फॉर्मेशन हो जाता है तो वेरीफाई करने में क्या रहता है, थोड़ा ये इजी रहता है, ठीक है। सब लोगों की सेम जगह लगाएंगे तो वेरीफाई करने में इजी रहेगा कि भाई इसकी वैक्सीन लगी या नहीं लगी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि ये जो वैक्सीन जो होती है दोस्तों क्या कोज कर देती है, परमानेंट स्कार बना देती है। तो हमको पता लग जाएगा कि भाई इसके क्या बना हुआ है, स्कार बना हुआ है। तो स्कार अगर बना हुआ है तो उससे हम क्या कर लेंगे, पता लगा लेंगे भाई इसकी बीसीजी वैक्सीन लगी हुई है या फिर नहीं लगी हुई। अब हम आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो वापस लेके आता हूं आपको मैं, है ना। काफी सारी चीजें हमने पढ़ ली है इसमें, लेकिन अब मैं आपको, जैसे आप सोच रहे हो कि सर हमने 2 ही क्वेश्चन किए हैं, मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवा दिए दोस्तों इससे रिलेटेड, है ना। लेकिन मैंने 2-4 क्वेश्चंस बना रखे हैं। तो पहला अब वापस हमारे क्वेश्चंस पे लौट के आते हैं हम। मेरा मकसद ये नहीं होता कभी भी, मैं इसलिए बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बस 10 क्वेश्चन करवा दूं, भाई हाँ खुश हो गया कि 10 करवा दिए मैंने, उससे कोई फायदा नहीं है। एक ही क्वेश्चन पढ़ लो बहुत है। अगर आपने एक भी क्वेश्चन पढ़ लिया ना दोस्तों तो वो भी बहुत है, लेकिन बस ये है कि उस क्वेश्चन को पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि किसी ने पढ़ा नहीं हो इतना डिटेल में, कि उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाए। आप कह दो कि मेरे तो 50 क्वेश्चन हो गए इस क्वेश्चन से, ऐसे पढ़ा करो। चाहे आप एक बीसीजी वैक्सीन ही पढ़ो लेकिन उसको डिटेल में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो मैंने आपको बता दिया था, माइकोबैक्टीरियम बोविस, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो अब इससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी देखते हैं जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, उनके बारे में बात करते हैं ना। जो नहीं पढ़ा है उसके बारे में तो क्या पढ़ना, उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाय नॉर्मल सलाइन, कि नॉर्मल सलाइन से कौन सी वैक्सीन को करते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, बीसीजी वैक्सीन से बीसीजी वैक्सीन करते हैं। ध्यान रखना कि इसमें मीजल्स की जो वैक्सीन है ना दोस्तों, इसको भी रिकॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत होती है। ये भी फ्रीज ड्राइड फॉर्म में होती है और इसको जो किया जाता है ना वो डिस्टिल वाटर से किया जाता है, डिस्टिल वाटर। ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। क्योंकि इस आगे वैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको थोड़ा सा बीसीजी मीजल्स के बारे में बात करेंगे। देखो ये क्वेश्चन देखो, द वैक्सीन विद हाईएस्ट एफिशिएंसी ऑफ सिंगल डोज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सी वैक्सीन की सबसे ज्यादा होती है। तो बताओ, ट्रिक बताई थी मैंने आपको, ट्रिक बताई हुई है, क्या ट्रिक बताई थी, रमो टीबी।
RMOTV। सबसे पहले क्या था उसमें? रूबेला, फिर मीजल्स, फिर OPV, फिर TT और फिर BCG। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूबेला हो जाएगा। सेकंड मीजल्स, फिर OPV, फिर TT और फिर BCG। तो आपको अब टफ नहीं लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो आपने हमें बता दिया। चलो और बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितने सारे क्वेश्चंस हो गए आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ द वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पहली बात, ऐसी चीजों पे पहले गोला लगाया करो, क्वेश्चन करो तब आपके दिमाग में लगा लिया करो। अगर टीवी बोल रहा हूँ मैं, मॉनिटर सामने है तो कई बार मॉनिटर होता है तो आप वैसे गोला नहीं लगा पाओगे, लेकिन माइंड में लगा लो कि इसमें इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट ढूंढना है आपको। BCG का 1 साल है या नहीं है जी। OPV का 5 साल है या नहीं है जी? हाँ जी है। OPV का भी 5 साल है, विटामिन ए का भी 5 साल है और मीजल्स का भी कितना है? 5 साल है। ठीक है सर, थैंक यू सर, हो गया सर मेरा ये। ठीक है, DPT का 7 साल, हाँ सर हो गया, पहले भी आपने बताया हुआ है। लेकिन जापानीज एन्सेफेलाइटिस का मैंने बोला इसका तो सबसे बढ़िया है, इसका कितना बताया था दोस्तों? 15 साल। और एक और बताया था किसका? TT का क्या बताया था? नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं। हो गया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट आ जाओ तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द स्ट्रेन दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर वैक्सीन। भाई कि कौन सी ऐसा मैच है जो इनकरेक्ट है, किसके बारे में दोस्तों? जो स्ट्रेन यूज की जाती है उसके लिए। देखो BCG के लिए डेनिस 1331, हाँ जी सर बताया था, बिल्कुल सही है। मीजल्स के लिए एडमोनस्टोन जाग्रेब, हाँ जी सर बताया था, बिल्कुल सही है। मम्स के लिए जेरी लिन स्ट्रेन, हाँ जी बताया था, सही है सर। OPV के लिए साल्क, जी नहीं बताया सर। OPV के लिए आपने बताया था साबीन, OPV के लिए क्या बताया था? साबीन। और IPV के लिए क्या बताया था मैंने आपको? साल्क। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी OPV। नेक्स्ट है क्या? और कोई क्वेश्चन है क्या? ठीक है, और बाद में बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। OPV करवाता हूं आपको मैं। OPV से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है हमारे सामने, उनके बारे में हम बात करते हैं। OPV करवा देता हूं मैं, ओरल पोलियो वैक्सीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम दोस्तों OPV की बात करें तो कोल्ड चेन टेम्परेचर ऑफ OPV वैक्सीन फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज शुड भी कितना होना चाहिए? तो इसमें ये दे रखा है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके बाद में एक क्वेश्चन और है OPV का, जिसमें मैं आपको वैक्सीन वायल मॉनिटर के बारे में बताऊंगा। डिस्कार्डेड गलत लिख दिया दोस्तों, ये डिस्कार्डेड है, डिस्कार्डेड पॉइंट इन VVM ऑफ OPV। कि जो वैक्सीन वायल मॉनिटर होता है जो OPV का, उसके अंदर जो डिस्कार्डेड जो पॉइंट होता है दोस्तों वो क्या होता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोनों क्वेश्चन है, तो पहले OPV पे आ जाते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन, क्या बोलते हैं इसको हम? ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं। लीस्ट हीट स्टेबल वैक्सीन, या फिर इसको हम बोलते हैं थर्मोलेबाइल वैक्सीन। मतलब दोस्तों अगर हम टेम्परेचर की बात करें ना, तो वैक्सीन को ज्यादातर इंडिया के अंदर जो कोल्ड चेन टेम्परेचर फॉर वैक्सीन है ना, वो है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो OPV जो है ना दोस्तों, अगर हम प्योर OPV की बात करें जो कि पहले यूज की जाती थी, आजकल इसके अंदर क्या है दोस्तों, हम इसके अंदर स्टेबलाइजर मिलाते हैं, जिससे क्या होता है कि टेम्परेचर को थोड़ा मेंटेन किया गया है। लेकिन अगर हम देखें, आपसे कोई पूछे कि सबसे कम हीट स्टेबल वैक्सीन कौन सी होती है, तो इसका आंसर आएगा ओरल पोलियो वैक्सीन, सबसे कम हीट स्टेबल वैक्सीन होती है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ये आता है कि जो थर्मोलेबाइल जो वैक्सीन है वो कौन सी होती है, मतलब एक ऐसी वैक्सीन जो हीट बर्दाश्त नहीं कर सकती हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? थर्मोलेबाइल वैक्सीन के नाम से जानते हैं। ऐसी वैक्सीन जो हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकती हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? थर्मोलेबाइल वैक्सीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको आपको क्या रखना है दोस्तों? याद रखना है। अब देखो, आजकल इस वैक्सीन के अंदर हम एक प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं, स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था, आप ध्यान रखना, कोल्ड चेन की टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो यूज किया जाता है,
उसको हम स्टेबलाइजर बोलते हैं। 3 चीज बताई थी, उसमें एक क्या था, कोल्ड चैन की टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो इसके अंदर MgCl2 मिलाते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो पूछ सकते हैं कि भाई ओपीवी के अंदर कौन सा स्टेबलाइजर यूज करते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, मैग्नीशियम क्लोराइड आएगा। ठीक है, क्या आएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो इसके अंदर क्या किया जाता है, स्टेबलाइजर यूज किया जाता है, जिससे कि उसका टेम्परेचर क्या हो जाए दोस्तों, मेंटेन हो जाए। अब इसके टेम्परेचर की बात करते हैं कि ओपीवी जो वैक्सीन है उसका टेम्परेचर कितना मेंटेन रखना पड़ता है आजकल। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म स्टोरेज करना है दोस्तों, लॉन्ग टर्म अगर आपको स्टोरेज करना है ना, तो इसको आप -20 से लेकर और -22 -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखना पड़ेगा लंबे साल तक। 1 साल से भी अगर ज्यादा रख रहे हो तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, लॉन्ग टर्म के नाम से जानेंगे। ठीक है, और दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ठीक है, लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आजकल हम इसे 1 साल के लिए क्या रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। 1 ईयर के लिए इसको स्टोर करके रखा जा सकता है, मेंटेन करके रखा जा सकता है, ये खराब नहीं होगी। कितने साल तक दोस्तों, 1 साल तक। और रूम टेम्परेचर पर आजकल हम इसको कितने स्टोर कर सकते हैं, 1 मंथ के लिए। कितने भी स्टोर कर सकते हैं दोस्तों, 1 मंथ के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, रूम टेम्परेचर के ऊपर भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, मेंटेन रख सकते हैं इसको हम, ये खराब नहीं होती है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं ओपीवी जो वैक्सीन होती है, 1 मिनट रुकना दोस्तों। ओपीवी जो वैक्सीन होती है उसके हम 2 ड्रॉप देते हैं, ये बताने की जरूरत है नहीं। तो लगभग कितना होता है दोस्तों, ये 0.1 ml होता है। ये मैंने आपको पहले ही वहां पे भी करवाया हुआ है। कब कब दी जाती है, तो ये मैंने आपको वहां पे अच्छे से करवाया हुआ है कि भाई 0 डोज दी जाती है, फिर 6 वीक पे, फिर 10 के ऊपर दी जाती है, वो सब मैंने 14 के ऊपर दी जाती है। ठीक है, फिर उसकी बूस्टर डोज दी जाती है 16 से 24 पे। तो ये सब मैंने आपको पहले से करवा रखा है, तो इनको बार बार करवाने की कोई जरूरत है नहीं। अब इसका एक कॉम्प्लिकेशन सुनो, कॉम्प्लिकेशन। एक्चुअली में ओपीवी जो वैक्सीन होती है ना दोस्तों, ओपीवी वैक्सीन ये ट्राईवैलेंट वैक्सीन होती है। ट्राईवैलेंट, आपको मैंने एक पॉलीवैलेंट लिखाया था कि एक से ज्यादा अगर स्ट्रेन यूज करते हैं तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, पॉलीवैलेंट के नाम से जानते हैं। अब 3 स्ट्रेन अगर यूज कर रहे हैं तो इसको ट्राईवैलेंट बोलते हैं। तो पोलियो वायरस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों यूज किए जाते हैं इसके अंदर। और दोस्तों ये जो तीसरा है ना, इसके कारण ओपीवी का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है। इसके कारण ओपीवी का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है दोस्तों, वो आपको नाम याद रखना है उसका। उससे क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। उससे हमारे एग्जाम में क्या बनता है दोस्तों, एक क्वेश्चन बनता है। उसका नाम है दोस्तों वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस। क्वेश्चन सीधा आएगा, इतना नहीं देगा वो कि आप सोचो भाई इतना सिंपल दे देगा। वो सीधा लिखेगा कि VAPP कौन सी वैक्सीन का कॉम्प्लिकेशन होता है। ये सिंपल सा आपको देगा कि VAPP है ना, कौन सी वैक्सीन का क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है, और आपको बताना पड़ेगा। तो आपको सीधा ध्यान रखना है कि ओपीवी वैक्सीन का एक बहुत डेंजर कॉम्प्लिकेशन होता है कि वैक्सीन के कारण ही पोलियोमाइलाइटिस हो जाता है। इसे हम किस नाम जानते हैं, वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस के नाम से जानते हैं। और इसमें भी पूछे कि कौन से होता है, तो पोलियो वायरस थर्ड से होता है। अब मैंने आपको आईपी करवाया था ना, जब आईपीवी के बारे में जब मैंने बताया था ना आपको, FIPV के बारे में, तो मैंने आपको बताया था, मैं आगे आपको बताऊंगा कि भाई आजकल इसका यूज क्यों करते हैं। तो दोस्तों FI जो PV है, जो फ्रैक्शनल डोज है आपका इनएक्टिवेटेड पोलियो जो वैक्सीन है, उसके अंदर हम 2 ही स्ट्रेन यूज कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड ही। ठीक है, और इसे ओपीवी से आजकल हम किस तरफ जा रहे हैं दोस्तों, FIPV की तरफ से जा रहे हैं। इस मिशन को हम स्विच के नाम से जानते हैं। इस मिशन को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, स्विच के नाम से जानते हैं, कि हम लोग ओपीवी से किसकी तरफ जा रहे हैं, FIPV की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि FIPV जो है ना, उसका वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस जो कॉम्प्लिकेशन है वो नहीं होता है। VAPP जो कॉम्प्लिकेशन है वो इसका नहीं होता है। ये बहुत बड़ा फायदा है इसका FIPV का, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। आप पूछ रहे थे कि कब यूज करते हैं, और FIPV को भी कैसे दिया जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि हमें किसकी आईडी देखनी है, बॉयफ्रेंड की आईडी देखो भाई। इंटरडर्मली 2 ही देते हैं हम, BCG और FIPV।
ठीक है, चलो ओपीवी की हम बात कर रहे थे, वापस इसी पे आ जाते हैं हम। तो ये भी ध्यान रखना है कि भाई इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, ये जरूर ध्यान रखना कि वैक्सीन एसोसिएटेड पैरालाइटिक पोलियोमाइलिटिस। दूसरी बात दोस्तों, आपने किसी भी बच्चे को, कोई बेबी है, उसको आपने ओपीवी दे दी और मान लो कि उस बच्चे को हो रहा है डायरिया, तो क्या करना चाहिए? तो दोस्तों ऐसे कहते हैं कि भाई आप उसको डोज दे दो, उसको डोज दो, मना मत करो, लेकिन फिर उसको अगले दिन नेक्स्ट बुलाकर अगेन डोज दो, दोबारा से भी डोज दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको डायरिया है तो, ऐसा माना जाता है। ठीक है, आप डोज दो, डायरिया में भी काउंटर इंडिकेटेड मत करो, उसको दो, बट उसको दोबारा से बुला के उसको वापस से रिपीट कर दो उस डोज को। ये एक जगह क्वेश्चन दे रखा था, मतलब क्वेश्चन नहीं था, बस कोई किसी को सस्पेंस था तो वहां पर ये आंसर दे रखा था उसका, तो मैंने आपको थोड़ा सा इसको बता दिया, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये वैसे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है आपके सामने, वो आती है आपकी वैक्सीन वायल मॉनिटर। वैक्सीन वायल मॉनिटर फुल फॉर्म क्या है, सॉरी शॉर्ट फॉर्म क्या है, वीवीएम। शॉर्ट फॉर्म क्या है दोस्तों, वीवीएम है। अब वीवीएम क्या होता है दोस्तों, कि वैक्सीन वायल मॉनिटर क्या होता है कि कोई भी वैक्सीन की टेम्परेचर के प्रति एफिशिएंसी जानने के लिए, कोई भी वैक्सीन की टेम्परेचर के प्रति एफिशिएंसी जानने के लिए हम जिसका यूज करते हैं ना, उसे हम किस नाम से जानते हैं, जिस मॉनिटर का हम यूज करते हैं वैक्सीन के ऊपर लगा के, उसे हम किस नाम से जानते हैं, वैक्सीन वायल मॉनिटर के नाम से जानते हैं। तो मेनली ये पोलियो में यूज की ही जाती है। ओपीवी में आपने ये देखा होगा कि ओपीवी के अंदर वीवीएम आता है। ठीक है, और भी वैक्सीनों में बात चल रही है कि और भी वैक्सीनों के अंदर हम इसका यूज करेंगे, लेकिन अभी हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, ओपीवी के लिए पढ़ रहे हैं, और किसी के लिए भी पढ़ सकते हो आप। लेकिन आप ध्यान रखो कि भाई क्या होता है, वैक्सीन वायल मॉनिटर होता है, ये क्या काम करता है कि भाई हीट से टेम्परेचर के द्वारा, क्योंकि ओपीवी है उसके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, हमने पढ़ा है कि मोस्ट क्या होती है, ये थर्मो लेवल वैक्सीन होती है या लीस्ट हीट स्टेबल वैक्सीन होती है ओपीवी। तो आपको इसके बारे में पता है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, मैं ओपीवी का कि भाई ओपीवी खराब तो नहीं हो गई है, उसको देखने के लिए उस वायल के ऊपर, वैक्सीन के उस वायल के ऊपर क्या लगा हुआ रहता है दोस्तों, वीवीएम लगा हुआ रहता है, वैक्सीन वायल मॉनिटर लगा हुआ रहता है। अब वैक्सीन वायल मॉनिटर के अंदर दो चीजें होती हैं दोस्तों। वैक्सीन वायल मॉनिटर के ऊपर ये, चलो मान लो वैक्सीन है, एक उसके ऊपर क्या होता है दोस्तों, एक होता है उसके ऊपर स्क्वायर और एक होता है उसके ऊपर सर्किल। एक स्क्वायर होता है, ये बीच में दिख रहा है आपको, ये स्क्वायर है, उसके चारों तरफ दिख रहा है जो दोस्तों क्या है, इसके ऊपर सर्किल है। जो सर्किल जो होता है ना दोस्तों, ये हमेशा ब्लू ही कलर का होता है। सर्किल क्या होता है, ब्लू कलर का। और यहां पर इसका जो हमें अगर जो कलर जो मेनली देखना है वो हमें किसका देखना है दोस्तों, स्क्वायर का देखना है। और जो हीट को मेजर करने के लिए, हीट मेजरमेंट के लिए दोस्तों कौन सा पार्ट इसका रेस्पॉन्सिबल होता है हीट को मेजर करने के लिए, तो ये स्क्वायर ही रेस्पॉन्सिबल होता है। ये भी आपको याद रखना है कि जो सर्किल है वो इसको रेस्पॉन्सिबल नहीं होता, जो इसका जो ये स्क्वायर दे रखा है आपको, ये स्क्वायर ही किसको मेजर करता है दोस्तों, कि जो वैक्सीन है वो खराब हुई है या नहीं हुई है। पहली बात आप इसको भी याद रखना। अब इसके अंदर कलर क्या है दोस्तों, इसके 4 ग्रेड होते हैं। ओपीवी कितने ग्रेड होती है, 4 ग्रेड होते हैं। चारों की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो ये ग्रेड फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये क्या हो गया दोस्तों आपका फोर्थ हो गया। अब देखो आप, हीट सेंसिटिव जो मटेरियल होता है ना, हीट सेंसिटिव जो मटेरियल होता है वो किस पे लगा हुआ होता है, स्क्वायर पे लगा रहता है, वही मेजरमेंट करता है। अब इसका जो कलर है, इसका कलर तो आपको याद ही रखने की जरूरत नहीं है, ब्लू, ब्लू, क्योंकि इसका कलर तो एक ही रहेगा। ये 4 ग्रेड हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये 4 क्या हो गई, इसकी ग्रेड हो गई। अब देखो, अगर मान लो कि जो सर्किल है वो ब्लू है और ये क्या है दोस्तों, व्हाइट है। ठीक है, जो स्क्वायर है वो क्या है, व्हाइट है। तो दोस्तों इसको हम यूज कर सकते हैं, बशर्ते कि
एक्सपायरी नहीं गई हुई हो। अब ये इस बात को बात ही नहीं करता, सब सीधा बता देते हैं कि भाई जो स्क्वायर है वो व्हाइट हो और जो सर्किल है जो वो ब्लू हो, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि एक्सपायरी डेट, वो सीधा कहते हैं हाँ कर सकते हैं। अरे भाई एक्सपायर्ड होगी तो एक्सपायर्ड होगी वो, चाहिए इसका कलर बदला हो नहीं बदला हो, वैक्सीन खराब हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन वो एक्सपायर्ड है तो एक्सपायरी डेट के बाद हम यूज उसको कर ही नहीं सकते। तो आपको ये याद रखना है एक्सपायर्ड नहीं हुई है ना तो हम ग्रेड फर्स्ट पे क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, अगर इसका कलर लाइट ब्लू हो गया, कैसा हो गया, लाइट ब्लू हो गया ना दोस्तों, तो भी हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड इसको हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका कलर दोस्तों क्या हो जाए, ब्लू हो जाए, इसका कलर भी क्या हो जाए, ब्लू हो जाए, दोनों ही ब्लू हो गए, तो फिर हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। और फोर्थ में दोस्तों कि इसका कलर हो जाए कैसा, ब्लैक हो जाए या और कोई भी कलर हो जाए, पर्पल हो जाए या ब्राउन हो जाए, तो भी हम इसका यूज नहीं करेंगे, तो भी हम इसका यूज दोस्तों नहीं करेंगे, ये भी आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन में कलर देने के चांसेस तो मान लो फिर भी कम है, या फिर आपको सीधा वो चारों बना देगा और फिर पूछ लेगा कि भाई कौन सा दिखा सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे बहुत सिंपल सा, ये क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन बता देता हूं, क्यों कंफ्यूज होना जब हमारे पास है ही तो। डिस्कार्ड पॉइंट इन वीवीएम ऑफ ओपीवी इज, कि ओपीवी के वीवीएम के अंदर डिस्कार्ड पॉइंट कौन सा होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। आप सोचोगे सर ये क्या चक्कर है, तीसरा भी तो है और चौथा भी है, तो इसमें तो दोनों है, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। फिर आप हमारे ऐप के ऊपर सर को मैसेज भेजोगे सर गलत क्वेश्चन डाल दिया। तो दोस्तों डिस्कार्ड पॉइंट जो है ना वो ग्रेड थर्ड है। आप कहोगे सर कैसे, मतलब ग्रेड थर्ड से क्या होता है, डिस्कार्ड करना हम क्या कर देते हैं दोस्तों, स्टार्ट कर देते हैं। ये याद रखना है आपको कि ग्रेड थर्ड से स्टार्ट कर दिया हमने, ग्रेड फोर्थ को भी डिस्कार्ड करेंगे, लेकिन पॉइंट स्टार्ट कहां से हो गया, ग्रेड थर्ड से हो गया। स्टार्ट कहां से हो गया दोस्तों, ग्रेड थर्ड से हो गया है। तो इसका जो डिस्कार्ड जो पॉइंट हो जाएगा ना दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, आपका ग्रेड थर्ड हो जाएगा। इसका डिस्कार्ड जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रेड थर्ड हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये इसका ये है, ठीक है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर, कोल्ड चेन टेम्परेचर ऑफ ओपीवी वैक्सीन फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज शुड बी। इस क्वेश्चन में देखो कि कितना है भाई, तो लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको बता रहा था कि अगर 1 साल से ज्यादा के लिए स्टोर करनी है ना तो 20 से 40 डिग्री सेल्सियस पे रखना पड़ेगा आपको, और लगभग 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उसको हमको 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं, और लगभग रूम टेम्परेचर के ऊपर भी आजकल हम इसको 1 मंथ के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों, स्टोर कर सकते हैं, जो स्टेबल वाली जो वैक्सीन है उसको, ठीक है। तो ये तीनों ही क्या हो जाएंगे दोस्तों, गलत हो जाएंगे। तो आज हमने ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं देखे, लेकिन 6-7 क्वेश्चंस करवा दिए मैंने आपको 2 टॉपिकों से ही, ठीक है। एक हमने ओपीवी पढ़ा है, एक हमने बीसीजी पढ़ा है। फिर ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, फिर आप लोग बोर हो जाओगे, फिर सो जाओगे, तो मैं ये चाहता नहीं हूं कि आप लोग सो बोर हो। तो अगली जो क्लास होगी ना उसके अंदर मैं आपको एक तो डीपीटी करवा दूंगा। डीपीटी क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक आपको मैं मीजल्स करवा दूंगा, एक थोड़ा सा हम टीटी के बारे में बात करेंगे, एक हम टीटी के बारे में बात करेंगे, और एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाऊंगा दोस्तों, कोल्ड चेन। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम अगली क्लास में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। थैंक यू सो मच।